आइए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड 12th के इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे हम लोग। और देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। वो बेसिक बातें जो आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्टैंडर्ड 12th या स्टैंडर्ड 11 में ही नहीं, ये स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 या इसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाए, है ना, किसी भी फील्ड में आप जाए जहां इकोनॉमिक्स का किसी भी तरह का यूज है, तो वहां ये सारी बेसिक बातें आपके बहुत काम आने वाली है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें लिखनी पड़ती हैं डिटेल्ड में, और हमें लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए मैंने आपके और अपने कन्वीनियंस के लिए एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, और हम लोग इकोनॉमिक्स में जितनी भी बातें करेंगे कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी बातों को आगे बढ़ाए। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके या व्हाट्सएप करके जरूर इन्फॉर्म करें, या कोई भी डाउट अराइज हो रहा तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, हम उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं हमने अपने नंबर्स और अपना आईडी यहां प्रेजेंट कर दिया है ऑलरेडी, है ना। दैट्स ऑल। तो आइए फटाफट कंटिन्यू करें। देखिए आज हम लोग सबसे पहले बातें करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखिए इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का मतलब कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हमें जाननी है, आखिर ये इकोनॉमिक्स हमारे लिए कितना रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीम्स एंड डिपार्टमेंट्स, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप बीए के स्टूडेंट हो, है ना, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे, है ना, आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे, आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब का प्रिपरेशन कर रहे, या फिर आप किसी भी तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बीबीए, एमबीए, है ना, लॉ की भी बातें कर रहा मैं, ऐसे कई सारे, मतलब हमारे देश और दुनिया भर में ऐसे मैक्सिमम कोर्सेस है, ऐसे मैक्सिमम जॉब्स है जहां एंटर करने से पहले आपसे इकोनॉमिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाएगा। और इतनी सारी जगह पर इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा, इट मींस जरूर इस पेपर में दम है, जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक बंदे को जाननी चाहिए, है ना। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा मैं कि एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी देश के हर पढ़े लिखे नागरिक को, एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री मस्ट हैव द बेसिक आइडियाज ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी देश के हर नागरिक को इकोनॉमिक्स की बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए, ये उसके बहुत काम की चीज है। तो आइए फटाफट अपने टॉपिक पर आए। आज हम लोग बातें करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक ऑलरेडी सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टार्ट करने से पहले लोग अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग बुक्स में कई सारे स्टाइल से इकोनॉमिक्स शुरू किया जाता है ना। कई बार और ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि लोग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। अभी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में हम नहीं जानने वाले। हम आपको जो चीजें आज बताने वाले हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। और जब तक हम लोग कुछ बेसिक बातें ना जान ले तब तक इकोनॉमिक्स को पढ़ने पढ़ाने में मजा ही नहीं आने वाला है। तो आइए फटाफट ध्यान देंगे, हम लोग बातें करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये देखिए हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं, देखिए मैंने लिखा है लेट्स स्टार्ट विद सम टर्म्स। मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी देने वाला हूं जिन शब्दों का यूज इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा किया जाता है और बराबर देखा जाता है ना। तो टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। आइए तो स्टार्ट करें
कि सर ऐसे कौन कौन से शब्द है जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है ना, इस शब्द से ही मैं कई सारे शब्द निकालूंगा और उन शब्दों से कई सारे मीनिंग्स बाहर आने वाले हैं और कई सारे नए नए टर्म्स भी बाहर आने वाले हैं, है ना। तो आइए फटाफट स्टार्ट करें। आपके जानकारी के लिए पहले मैं आपको उन शब्दों का लिस्ट बता देता हूं जहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आइए तो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि यहां पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको टोटल कितने टर्म्स बताने वाला हूं, 6, जिसमें सबसे पहला टर्म यहां पर है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स नहीं है बाबा, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स नहीं लिखा मैंने, एस गायब हो गया, क्या लिखा हुआ, सिर्फ इकोनॉमिक। फिर हम लोग बातें करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, फिर हम लोग बातें करेंगे इकोनॉमी की, फिर बातें करेंगे इकोनॉमाइजिंग, फिर इकोनॉमिस्ट की बातें करेंगे एंड फाइनली हमारा स्टार्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं मैंने चीजों को एकदम प्रॉपरली अरेंज करने की कोशिश करी है। हम सबसे पहले ये 5 टर्म सीखेंगे और जब ये पांचों टर्म्स की जानकारी हमें मिल जाएगी तब हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। तो आइए फटाफट कंटिन्यू करते हैं। पहला टर्म जो लिस्ट मैंने आपको भी बताया उसमें हमारा सबसे पहला टर्म था इकोनॉमिक। तो आइए फटाफट इकोनॉमिक से स्टार्ट करें। आप देख सकते हैं ये इकोनॉमिक उछल कूद कर हमारे पास आ रहा है कि भैया जान लो। तो आइए फटाफट जाने जरा। देखिए इकोनॉमिक की बातें करें। व्हाट इज इकोनॉमिक? ये शब्द जहां तक मुझे पता है ये शब्द आपके लिए नया नहीं है। नहीं, आपने ये इकोनॉमिक वर्ड कई बार यूज किया है। कुछ एक एग्जांपल लेकर आपको बता रहा। आप सोचो कि बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे, नहीं, जैसे हम लोग थोड़ा पढ़ लिख गए थे तो अक्सर सुनते थे कि भाई ये इसका इकोनॉमिक कंडीशन है, ये फलने का इकोनॉमिक कंडीशन है। आप सोचो कि भाई मिस्टर अमिताभ बच्चन का इकोनॉमिक कंडीशन और हमारे जैसे गरीबों का इकोनॉमिक कंडीशन, बड़ा फर्क है साहब। व्हाट इज इकोनॉमिक कंडीशन? हम लोग कब से यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन बोले तो औकात की बात हो रही है, किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के औकात की बात हो रही, उसके कैपेसिटी की बात हो रही। कैसे बोल सकते हम कि भैया अमिताभ बच्चन साहब का और हमारा इकोनॉमिक कंडीशन काफी अलग अलग है? क्या उनकी हाइट ज्यादा अपनी कम इसलिए? ना ना, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब फिनेंशियल वैल्यू, कि भाई अमिताभ बच्चन साहब के पास बहुत सारे रोकड़े हैं, बोले तो पैसे हैं, बट अपने पास उतने नहीं है। इट मींस उनकी फिनेंशियल कैपेसिटी अमिताभ बच्चन साहब की ज्यादा है और हमारी क्या है, कम, इसलिए उनका इकोनॉमिक कंडीशन हमसे बेहतर है ना। कैसे पता करें कि किसी का फिनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा या कम है? ये पता करने के लिए हम बातें करेंगे किसकी, मनी, मॉनेटरी वैल्यू की बातें करेंगे। किसी भी पर्सन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी गुड्स, सर्विस या किसी भी एक्टिविटी की इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। हमेशा याद रखिएगा ये सिंपल सा लाइन। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई बताइए साहब व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक, तो हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक मीन्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से इकोनॉमिक मीन्स एनीथिंग विच इज ऑफ सम वर्थ। ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड मैंने यूज किया आपके लिए, ऑफ सम वर्थ। देखिए वर्थ का मतलब होता है वैल्यू और यहां पर वैल्यू का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू। तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा, व्हाट इज इकोनॉमिक? इकोनॉमिक मींस एनीथिंग विच हैव सम वैल्यू। कैसा वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू। और इसी को क्या कहते हैं? वर्थ। इसी को और अच्छे से समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में हमने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो आइए फिर से पढ़ते हैं जरा। देखिए लिखा हुआ दूसरे लाइन में, इन सिंपल वर्ड्स, आप देख सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स एनीथिंग बोलता कुछ भी। इन सिंपल वर्ड्स एनीथिंग, एनीथिंग बोले तो गुड्स, सर्विसेज या फिर एक्टिविटीज, बोलता किसी वस्तु, सेवा, सर्विसेज बोले तो सेवा की बात है, ये टेंजिबल और ये इंटेंजिबल होता
एक्टिविटीज, किसी भी काम की बात हो रही है ना, मे बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, फिर से इकोनॉमिक आ गया तो रिपीट कर रहे। इन सिंपल वर्ड्स एनीथिंग बोले तो गुड्स, सर्विस एंड एक्टिविटीज may be termed as economic if it have some value in terms of money। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक शब्द का मतलब कुछ भी जिसका मनी के टर्म्स में वैल्यू हो ना। एग्जांपल्स की बातें करें तो आइए कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख ले। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल जो आपके सामने है वो है गुड्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूं? गुड्स का, है ना। देखिए क्या कह रहा है, गुड्स सच एज। अब देखिए बाजार में कई सारे गुड्स मिलते हैं, नहीं कई सारे गुड्स अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की बातें करें पहले, तो स्टूडेंट्स बुक्स परचेस करते हैं, कॉपी परचेस करते हैं, पेन परचेस करते हैं, बैग्स परचेस करते हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें गुड्स हैं, गुड्स। और वो जो बैग, कॉपी, बुक्स, पेन, व्हाटएवर कुछ भी आप खरीदो, क्योंकि आपने उसको परचेस किया तो आपको पैसे देने पड़े। इसका मतलब उन चीजों का मनी के टर्म्स में वैल्यू था। इसका मतलब वो सारी चीजें किस वैल्यू की है? इकोनॉमिक वैल्यू की। ध्यान दीजिएगा, गुड्स सच एज बुक्स, पेन, टेबल, लैपटॉप, मोबाइल, कॉफी, एयर कंडीशनर, सिर्फ एयर नहीं है, एयर कंडीशनर, कार, टी एंड ऑल सच थिंग्स। देखिए कई सारे एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं और फिर लिखा ऑल सच थिंग्स, क्योंकि दुनिया में मार्केट में मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं जिसके बदले पैसे देने पड़ते हैं, उन सब को हम लोग इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। इकोनॉमिक गुड्स क्यों? क्योंकि वो गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर विच वी नीड टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये शब्द आ रहा है। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब हम आपके दिमाग में अच्छे तरह से एडजस्ट कर देना चाहे। इकोनॉमिक शब्द जब भी इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे तो आप समझ जाना कि मनी की बातें होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में बातें होनी चाहिए, वैल्यू की बातें होनी चाहिए, है ना। हेंस दीज आर नोन एज इकोनॉमिक गुड्स। और यहां से एक नया शब्द आ रहा है, इकोनॉमिक गुड्स। तो हो सकता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स, या ऑब्जेक्टिव में 2-4 गुड्स का नाम दे दिया जाए और पूछा जाए विच ऑफ दीज आर इकोनॉमिक गुड्स। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक गुड्स वो है जिसके बदले मनी हमें पे करना पड़ता है ना। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है सर्विसेज। गुड्स के अलावा सर्विसेज भी तो आता है, कुरियर का सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, है ना, इंटरनेट का सर्विस, मोबाइल की सर्विस, कई सारे सर्विसेज है मार्केट में, कई सारे। तो जितनी भी सर्विसेज या जितने भी सर्विस फैसिलिटीज हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, जिसके बदले पैसे देने पड़ते हैं, है ना। एक बढ़िया सर्विस की बात बताया आपको, एक बहुत अच्छा सर्विस जो लगातार आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, जियो का सर्विस, है ना। तो ये जो जियो का सर्विस यूज कर रहे हैं, जिसको टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट सर्विस बोल रहे हैं हम लोग, ये जो सर्विस है इसे एक्वायर, खरीदने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए हमें रिचार्ज कराना पड़ता है। तो वो जो सर्विस मिल रहा वो एक तरह का इकोनॉमिक सर्विस है, क्योंकि उस सर्विस का वैल्यू है ना। सो ऑल दोज सर्विसेज फॉर विच वी नीड टू पे, वो सारी सर्विस जिसके बदले हमें पैसे देने पड़े, जिसका मार्केट में इकोनॉमिक वैल्यू है ना। जैसे हमने धोबी को आयरन करने के लिए दिया, प्रेस करने के, तो कपड़े प्रेस करने के, आयरन करने के वो हमसे चार्जेस लेते हैं, यानी वो सर्विस इकोनॉमिक सर्विस है। टेलर को स्टिचिंग करने के लिए दिया, वो स्टिचिंग का सर्विस, वो जो सिलाई करके हमारे कपड़े देते हैं, वो भी तो इकोनॉमिक सर्विस है, क्योंकि उसका वैल्यू है। तो ये लिख रहा है सर्विसेज सच एज कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन, लीगल, या वकील से कोई सर्विस लीजिएगा तो खर्चा तो करना पड़ता है ना, ऑडिट, डिजाइनिंग, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, लेबर का सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी सर्विस, और सिर्फ इतने नहीं, लिस्ट तो एग्जॉस्टिव है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए कि जितने भी सर्विस है जिसके बदले कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ये सारे सर्विसेज, देखिए लिखा हुआ है फॉर विच वी नीड टू पे, जिसके लिए वी नीड टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे देने पड़े,
ये सारे सर्विसेज कैसे सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज। आप समझ रहे होंगे शायद कि ये इकोनॉमिक शब्द हर उस जगह जुड़ जा रहा है जहां पर पैसों की बातें हो रही। इसका मतलब पूरे इकोनॉमिक्स में वही बातें होने वाली है जहां पर जिक्र पैसों का होने वाला है ना, वैल्यू की बातें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए मेरे पास है। ये अब हम बातें करने वाले हैं एक्टिविटीज, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज नहीं, इकोनॉमिक्स में तो एक्टिविटीज की भी बातें होने वाली है। कई सारे एक्टिविटीज की बातें करेंगे हम लोग। एक्टिविटीज सच एज, कैसे एक्टिविटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो उससे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं प्रोडक्शन को। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब गुड्स खरीदना और बेचना। कंजम्पशन, बाजार से चीजें खरीद के खाते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनीज के, ये इन्वेस्टमेंट है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ईटीसी मतलब मार्केट में होने वाले हर वो एक्टिविटी जहां पर जिक्र किसका हो, मनी या मनी वर्थ, मतलब पैसों के टर्म्स में वो सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए लिखा हुआ है ऑल सच एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स मनी, वो सारी एक्टिविटीज में क्या इन्वॉल्व हो रहा, मनी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक मींस वैल्यू, वैल्यू बोले तो वर्थ, वर्थ यानी वैल्यू बोले तो इसमें मनी के टर्म्स में। इकोनॉमिक गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, इकोनॉमिक सर्विस वो सर्विस जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे देने पड़ते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो सारी एक्टिविटीज जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा हो, जहां पैसे यानी मनी का फ्लो हो रहा हो, है ना। दैट्स ऑल। फटाफट नोट भी करते चलेंगे आप। हम लोगों ने इकोनॉमिक शब्द का मतलब अच्छे से समझ लिया होगा और कुछ छोटे छोटे नए शब्द आए थे वो भी जान लिया था। अब देखिए जितनी बातें मैंने अब तक आपको बता दी, इन बातों से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली निकाले जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर निकाले जा सकते हैं। तो हर एक शब्द को, हर एक टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है ना। सिर्फ मार्क्स लाना, क्वेश्चंस बनाना और अच्छा परफॉर्म कर लेना काफी नहीं है। एक अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट में अच्छी और क्वालिटी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, बारीकी से बातें पता होनी चाहिए, तभी पढ़ने और पढ़ाने का मजा है और तभी आप लाइफ में सक्सेस भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। देखिए मैंने जो अभी आपको इकोनॉमिक वर्ड का जो मीनिंग डिटेल में बताया, इस टॉपिक से एक सवाल निकल कर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, है ना, प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फटाफट इस टॉपिक पर ध्यान दें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। दो तरह के गुड्स की बातें हो रही, एक है फ्री गुड्स और एक है इकोनॉमिक गुड्स। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। फ्री गुड्स वो गुड्स जो मुफ्त में मिलता है, इकोनॉमिक गुड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स है जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जिसके बदले पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये वो गुड्स है, फ्री गुड्स वो गुड्स है जिसके बदले हमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऊपर वाले ने, नेचर, प्रकृति की बात कर रहा मैं, नेचर ने हमें जितने भी रिसोर्स दिए वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग एयर, हवा सांस ले रहे हैं, हम लोग एयर का यूज कर रहे हैं, वाटर नदियों से पानी का यूज कर रहे हैं। किसी को नदी के पानी का टैक्स देते क्या हम लोग? हाँ, ऊपर वाले को कभी टैक्स दिया आपने? नहीं, हम लोग तो बस ऊपर वाले के रिसोर्स को यूज किए जा रहे, जितनी मर्जी बर्बाद कर रहे, क्योंकि हमें कुछ देना नहीं पड़ता है। जब जेब से कुछ जाते हैं तब हमें ध्यान आता है कि यार ये ढंग से यूज करो इसे, है ना। तो ऊपर वाले ने हमें क्या दिया? ऊपर वाले ने दिया वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, है ना। इसके अलावा दिया है एयर, इसके अलावा सनलाइट, और ऐसी कई सारी प्रकृति से हमें जो भी मिला व्हाटएवर, वो सब के सब बिल्कुल मुफ्त के है, किसी को कोई पैसे देने नहीं पड़ते। और वो सारे गुड्स कौन से गुड्स है? फ्री गुड्स। याद रखिएगा, फ्री गुड्स में हम लोग बेसिकली नेचुरल रिसोर्स की बातें करते हैं, प्रकृति ने हमें जो दिया उनकी बातें करते हैं, और प्रकृति से जो भी हमें मिला उसके बदले कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक गुड्स हर उस गुड्स को बोलेंगे जो प्रकृति ने नहीं दिया, जिसे हमने मॉडिफाई किया, हमने प्रोड्यूस किया। हमने बोले तो ह्यूमन बीइंग्स, आर्टिफिशियल गुड्स की बात कर रहा, मैन मेड गुड्स। इंसानों ने जो भी बनाया या जो भी क्रिएट किया
उसे उसने बेचने के पर्पस से ही क्रिएट किया और इसलिए उसे कहा जाता है इकोनॉमिक गुड्स, है ना। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। ये नॉर्मल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, शायद आप लोगों को पता होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सो थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का इन्वेंशन किए थे। पूरी दुनिया जानती है कि ये बल्ब, ये जो रोशनी हमें बल्ब से मिलती है, ये पहली बार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा हमें इन्वेंट करके दिया गया। नाउ आपको शायद ही पता होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन बाय डिफॉल्ट सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही एनर्जेटिक बिजनेसमैन थे और ये जितने भी इन्वेंशंस करते थे, इनका उद्देश्य भी था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मार्केट में किसी के पास ना हो, जिसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लें। और इसी दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नहीं कई सारे इन्वेंशंस किए, है ना। आइए आगे बढ़ते। सो हम लोग बातें कर रहे हैं फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स की। फ्री गुड्स जिसके बदले पेमेंट करने की जरूरत नहीं, मनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इकोनॉमिक गुड्स जहां पर मॉनेटरी पेमेंट की जरूरत होती है, जिसका मनी के टर्म्स में वैल्यू होता है। कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर आप बोल रहे हो कि फॉरेस्ट, है ना, या फिर आप बोलिए फॉरेस्ट इज अ नेचुरल गुड। जंगल में जो लकड़ियां हैं या जो जंगल है सर, वो तो नेचुरल गुड है, प्रकृति ने दिया है। तो सर जब हम लोग घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो वो लकड़ियां हम लोग खरीदते हैं, तो सर वो तो फ्री गुड्स नहीं है, वो तो इकोनॉमिक गुड्स हो गया। लकड़ियां हमें प्रकृति ने दी और हमने उसको खरीदा, हमने तो पैसे दिए ना सर, तो फिर वो फ्री गुड्स क्यों नहीं है ना। तो वो इकोनॉमिक गुड्स क्यों? देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रकृति ने हमें लॉग्स, लकड़ियों का टुकड़ा नहीं दिया था। प्रकृति ने तो हमें ट्रीज, पेड़ दिए, जंगल दिए, घने जंगल बहुत सारे। अब लोगों ने क्या किया कि जंगल के जंगल काटने शुरू किए और लकड़ियों को बेचना शुरू किया, है ना। तो प्रकृति ने लकड़ियां नहीं दिया, प्रकृति ने क्या दिया? ट्रीज, जंगल्स, उसका उसने पैसा नहीं दिया। हमसे जो पैसा ले रहे उसको लॉग्स बोलते हैं, वुड लॉग्स, LOGS, है ना, टीक भी बोलते हैं हम लोग। तो ये टीक, ये लॉग्स, ये इकोनॉमिक गुड्स है, लेकिन वो ट्रीज, वो फॉरेस्ट, वो फ्री गुड्स। फिर से बोले सर पानी मिलता है, नेचर हमें पानी दी, वाटर, तो सर नदी से पानी ले रहे हैं, इस तरह से हम लोग बाजार में बॉटल से भी तो पानी खरीद, बॉटल वाला पानी भी तो खरीद रहे, पैकेज्ड वाटर। तो सर वो जो पैकिंग वाला, वो जो पैक होकर पानी खरीद रहे हैं, वो भी तो वाटर है। तो सर वो फ्री गुड्स है या इकोनॉमिक गुड्स? डेफिनेटली फ्रेंड्स वो इकोनॉमिक गुड्स है, क्योंकि बॉटल खरीदा, पानी का पैसे दिए हमने, मॉनेटरी वैल्यू है। बोला सर पानी तो प्रकृति ने दिया। नहीं, प्रकृति ने बॉटल में भर के पानी नहीं दिया था। प्रकृति ने जो पानी दिया वो जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर दिया, है ना। लेकिन बॉटल में ह्यूमन बींग्स ने प्रोसेसिंग करके भरना शुरू किया, तो वो प्रोडक्शन हो गया, वो मैनमेड हो गया। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि एज एंड इन विच कंडीशन, वट एवर जो कंडीशन हो, जिस भी कंडीशन में प्रकृति से हमें कुछ मिला जिसके बदले पेमेंट नहीं की जाती, वो फ्री गुड्स है। और जैसे ही उसमें इंसानों ने अपना दिमाग लगा दिया, जैसे ही इंसानों ने उसमें कोई एक्टिविटी कर दिया और उसके फॉर्म को बदल दिया, है ना, उसके फॉर्म को हमने जैसे ही बदल दिया, तो वो कौन सा गुड्स हो गया? इकोनॉमिक गुड्स। दैट्स इट। आइए फटाफट देखिए इन चीजों को। तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, बोलते तो सिर्फ गुड्स है, लेकिन यहां गुड्स की भी बात हो रही है और सर्विसेज की भी बात हो रही है। तो फ्री गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी डोंट नीड टू पे, डोंट नीड टू पे, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। एनी कंसीडरेशन, याद रखिएगा कंसीडरेशन इस शब्द का मतलब होता है इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? इन रिटर्न, बदले में, कि भैया जिसके बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है। एनी कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। सच गुड्स इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखिएगा ऐसे गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, फ्री गुड्स रेफर्स टू ऑल दोस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हिच वी डू नॉट नीड टू पे एनी कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। Such goods includes natural resources such as water, air, sunlight, forest, oxygen, sand, बालू, etc. तो ऐसी सारी चीजें आती है ना। आई होप अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही फ्री गुड्स खत्म होता है तो अगला टर्म आता है कौन सा?
इकोनॉमिक गुड्स। वाई इकोनॉमिक गुड्स की भी हम लोग बातें करेंगे जल्दी से। देखिए इकोनॉमिक गुड्स क्या है? इकोनॉमिक गुड्स रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच वी नीड। लिखा है यहां पर, लिखा है डोंट नीड और यहां लिखा है नीड। यहां जरूरत है क्या? नीड टू पे सम कंसीडरेशन, बदले में कुछ देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप देख सकते हैं यहां कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट यहां मनी के टर्म्स में पेमेंट करने की जरूरत है। कौन से एग्जांपल्स हैं? सच गुड्स इंक्लूड्स मैन मेड। याद रखिएगा भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए बारीकी से बता रहा मैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, शॉर्टकट्स नहीं लगाते हम। ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज फ्री गुड्स, मैन मेड रिसोर्सेज इकोनॉमिक गुड्स, है ना। कौन कौन सा है ये? बुक्स, मोबाइल, लैपटॉप, कार और जितना भी मार्केट में मिलने वाला हर वो चीज, हर वो सर्विस, हर वो गुड्स जो आप खरीद रहे हो या आप खरीद सकते हो, वो सब के सब इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं, है ना। ये बातें भी खत्म हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने बातें कर ली है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। देखिए हमारा इसी से रिलेटेड एक सवाल जो पूछा जाता है कभी कभी, उस पर आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। एंड आई डोंट थिंक दैट मुझे बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बातें आपको क्लियर कर दी है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिफरेंस का टेबल हमने प्रिपेयर कर रखा है, सो दैट आपको ये बातें ध्यान से समझ में आ जाए। ये देखिए हम लोग बातें करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। ये देखिए बहुत बहुत इजी, ध्यान दीजिएगा। पहला डिफरेंस पॉइंट नंबर 1, ये देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, और यहां क्या बोला था मैंने? मैन मेड रिसोर्सेस। ये बातें तो मैंने आपको यहीं पर बता दी थी, यहीं से चोरी किया है ना। आगे नो कंसीडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बोला मनी के टर्म्स में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने आपको यहां बता दिया था, डोंट नीड टू पे। और यहां देखिए कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, बोलता देना पड़ेगा। ये देखिए लिखा था विच वी नीड। तो देख रहे हो डेफिनेशन से चोरी किया है, बहुत इजी है, ये याद हो गया तो खुद ही लिख लेंगे ना। थर्ड वन ये था पॉइंट नंबर 2। तीसरा नो ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सच गुड्स। होता है कि फ्री गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती जनरली, है ना। सनलाइट, अगर हमें सनलाइट चाहिए तो क्या हमें यहां से कोई प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, ये तो नेचुरल रिसोर्स, नेचर प्रकृति हमें दे रही है। जंगल, बोला सर खेती करते हैं तो इरिगेशन करना पड़ता है, फार्मिंग करनी पड़ती है। नहीं, वो जो फार्मिंग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक गुड्स है, आप बेचोगे उसको। लेकिन जो जंगल है, जो ट्रीज है, उसकी खेती नहीं करते जनरली लोग, वो तो जनरली नेचर प्रकृति ने ही दे रखा है बहुत सा, है ना। माउंटेन्स, ये सभी तो है। तो याद रखिएगा फ्री गुड्स में ह्यूमन एफर्ट का रोल जनरली नहीं होता है, जनरली बोल रहा मैं। इकोनॉमिक गुड्स में ह्यूमन एफर्ट्स होने ही होने हैं, क्योंकि जब तक इंसान एफर्ट लगाएगा नहीं वो कमाएगा कहां से? तो ह्यूमन एफर्ट लगने के बाद ही इकोनॉमिक गुड्स तैयार होते हैं। और यही एक वजह है, याद रखिएगा, यही एक वजह है कि दुनिया में ऐसा एक भी इकोनॉमिक गुड्स नहीं है जो बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में एक भी ऐसा इकोनॉमिक गुड्स नहीं है जिसे बनाने में हमने किसी भी तरह के फ्री बोले तो नेचुरल गुड्स का यूज ना किया हो। ईच एंड एवरी इकोनॉमिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वन और मोर फ्री गुड्स, यानी नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के यूज के बिना दुनिया में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है ना। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बातें कर ली है कि फ्री गुड्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं। आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाए। मैंने आपसे जो टर्म्स का डिस्कशन किया था उसमें पहला टर्म मैंने खत्म कर दिया, और हमारा पहला टर्म था इकोनॉमिक। सो व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट आर इकोनॉमिक, मतलब क्या क्या चीजें इकोनॉमिक में आती हैं, और इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, फ्री गुड्स क्या होते हैं, मैंने सब बता दिया है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचा है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दूसरे टर्म्स की ओर आ रहे, और हमारा दूसरा टर्म वो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए फटाफट स्टार्ट करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हो रही है ना। इकोनॉमिक मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक शब्द का मतलब जिसका मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में वैल्यू होना चाहिए,
और एक्टिविटीज मतलब काम, टू बी इन एक्शन, कि भैया धोबी कपड़े धोड़ा, वो एक्टिविटी है ना। लोग खाना बना रहे, एक्टिविटी है। मैं पढ़ा रहा, एक्टिविटी है। डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा, एक्टिविटी है। एक एडवोकेट केस यानी लीगल सूट फाइट कर रहा है, केस लड़ रहा है कोर्ट में, एक्टिविटी है ना। स्वीपर सफाई कर रहे, एक्टिविटी है। तो आप देख रहे दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही जिसके बदले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें पैसों देने की जरूरत है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? एक्टिविटीज, और इन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए फटाफट डेफिनेशन देखिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज, ध्यान दीजिएगा, ऑल दोज एक्टिविटीज, बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which are performed to earn income or living। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हर उस एक्टिविटी को बोलेंगे जो इसलिए परफॉर्म किया जा रहा ताकि हमें क्या मिले? इनकम। इनकम बोलिए या लिविंग बोलिए। लिविंग का मतलब होता है रोजी रोटी, भैया कमाना है, खाना है, घर में रहना है, फैमिली के खर्चे पूरे करने हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हैं, इसको लिविंग बोलते हैं। तो सरवाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, और उन पैसों को कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब के सब कौन से एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। डेफिनेशन काफी ज्यादा इजी है। आइए थोड़ा सा और देखने से, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स की बातें करें। लेबर वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं, वो जो लेबर का सर्विस हमें मिल रहा, उसके बदले हम लोग लेबर को क्या देते हैं? वेजेस, मजदूरी देते हैं। इसका मतलब लेबर जो काम कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर टीचिंग इन स्कूल, कोई टीचर अपने स्कूल में, है ना, अगर मान लीजिए टीचर स्कूल्स में पढ़ा रहे तो बदले में उनको सैलरी मिल रही है, तो वो पढ़ाना भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लॉयर, एडवोकेट, वकील से जो सर्विसेज मिलती है इसके बदले खर्चे करने पड़ते हैं, उसे हम लोग लीगल सर्विसेज बोलते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर टू पेशेंट, कोई डॉक्टर अपने पेशेंट का कौन सा ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट करे तो बदले में बहुत सारे फीस लगते हैं, ये भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। फार्मिंग, या फार्मिंग भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। खेती, ये तो हमारे देश का मतलब होता है ना पिलर बहुत स्ट्रांग, तो फार्मिंग इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने बता दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग और उसके कुछ एग्जांपल्स। कुछ किताबों में आप देखिएगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलता है। कौन सा एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बातें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम। मैं आपको पढ़ाऊं और बदले में फीस लूं तो ये मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं पढ़ाऊं और बदले में कोई फीस ना लूं, बस यूं ही पढ़ाता चलूं, तो ये मेरा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, फिर ये नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। इसको सोशल सर्विस या सोशल एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही? ध्यान दीजिएगा। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? देखिए इसी एग्जांपल से मैं आपको डिस्कस कर रहा, एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, तो ये उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब वही टीचर अपने बच्चे को अपने घर पे गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चे से तो फीस नहीं ना लेंगे, तो वो जो पढ़ा रहे अपने घर पे अपने बच्चे को, वो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो उनका कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। ना डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज कर रहा, when a doctor treats his or her patient, then he or she charges fees। तो भैया जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे फीस लेते हैं, लेकिन वही डॉक्टर अगर अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड के घर में जाकर कोई मेडिकल एडवाइस दे, है ना, जिसके बदले वो कोई फीस ना ले, तो फिर वो इकोनॉमिक नहीं, वो कौन सा एक्टिविटी हो गया? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। देखिए मैं कहना ये चाह रहा, मैं आपको समझाना ये चाह रहा कि एक एक्टिविटी किसी एक प्लेस पर, at any given place or at any given time, an activity may be economic, और the same activity, और वही वाला एक्टिविटी किसी दूसरे प्लेस या दूसरे टाइम पर हो सकता है नॉन इकोनॉमिक हो जाए, है ना। तो एक एक्टिविटी एक जगह पर इकोनॉमिक और दूसरी जगह पर क्या हो सकता है? नॉन इकोनॉमिक। मिस्टर सलमान खान, नाम सुने होगा आपने, तो जब सलमान साहब किसी मूवी में डांस वांस करते पूरा उछल कूद मचाते हैं, तो आप देखते हैं वो उछल कूद मचाने का अच्छा खासा चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, तो वो उनका कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
लेकिन जब वही सरवान साहब अपने घर पर अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए यूं ही उछल कूद मचा दे घर पे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो तो उन्होंने अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया है ना, वो उनका अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन था कि भैया घर आए थोड़ा मूड फ्रेश करो, थोड़ा नाच वाच लिया जाए। वो कौन सा एक्टिविटी है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये देखिए आपके सामने डिफरेंस पेश कर रहे हैं, हम डिफरेंस की बातें करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये देखिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न मनी या लिविंग, पैसे कमाने के लिए किया गया हर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई सोशल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स, है ना, या नीड्स भी बोल सकते हैं आप। याद रखिएगा ये हमारे सोशल, जैसे आप देखो कोरोना वायरस कोविड-19 चल रहा है और काफी सारे अच्छे लोग बहुत सारे डोनेशंस दे रहे हैं, है ना। काफी सारे लोग होते हैं ना कि घर पे खाना बनाकर गरीबों को खाना भी खिला रहे हैं। एक होता है कि किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाकर या किसी मेस में खाना बनाकर हमने बेचा, फूड को बेचा पैसे कमाने के लिए, तो वो रेस्टोरेंट में, वो मेस में जो लोग खाना बना रहे वो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अभी लोगों को हेल्प करने के लिए, है ना, जो लोग खाना बनाकर लोगों को खिला रहे उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो उनका कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। और वो कैसा नीड सेटिस्फाई करेगा? सोशल नीड्स या साइकोलॉजिकल, कि भाई दिमाग को सुकून मिलता है कि यार आज मैंने कुछ भला काम किया है ना। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप कोई भला काम करो, जब अच्छा काम करो तो बड़ा सुकून मिलता है। तो वो सुकून की बातें हो रही, यहाँ पैसे नहीं मिलते। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट्स वेल्थ एंड एसेट्स। आप जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, आप अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा सा बिजनेस या जॉब करेंगे तो पैसे कमाएंगे, और जब खूब सारे पैसे कमाएंगे तो फ्लैट्स, कार, है ना, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, मोबाइल फोन्स और वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हाटएवर। तो आप जब खूब सारे पैसे कमाओगे, है ना, अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, तो उन पैसों से आप क्या बनाएंगे? अपने लिए एसेट्स। आप जमीन खरीदना चाहोगे, आप फ्लैट्स खरीदना चाहोगे, एक हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा। लोग तो चाहते हैं कि ढेर सारा संपत्ति हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे लिए क्या बनाता है? वो हमारे लिए बनाता है वेल्थ एंड एसेट्स। लेकिन जब आप समाज सेवा कर रहे, जब आप डोनेशन दे रहे, है ना, आप किसी का हेल्प कर रहे, या आप अपने घर में कोई एक्टिविटी कर रहे जिसके बदले कुछ मिलता नहीं है आपको, वो आपके लिए एसेट क्रिएट नहीं करेगा। याद रखिएगा, बोलता है गिव्स सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। यहां पर संपत्ति आ गई, पैसे, लेकिन यहां पर संतुष्टि है, सुकून है, यहां अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है भाई कि हमने चलो किसी को हेल्प किया। आप भी कभी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये टॉपिक भी याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे, मैक्रो टॉपिक्स का हिस्सा है ये। याद रखिएगा, जब किसी, देखिए नेशनल इनकम, नेशनल बोले तो देश का, इनकम बोले तो आमदनी। जब किसी देश की टोटल इनकम, कि एक कंट्री ने कितना पैसा कमाया किसी गिवन ईयर, साल में, ये पता करना होता है, तो हम लोग कौन से एक्टिविटी की बात करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। किसी पर्टिकुलर कंट्री का टोटल इनकम किसी गिवन ईयर में कितना हुआ, ये उस कंट्री के कौन से एक्टिविटी से पता चलेगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी से, है ना। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये वाला जो एक्टिविटी है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इस एक्टिविटी से इनकम जनरेट नहीं होता। तो भैया जब इनकम ही नहीं है तो नेशनल इनकम में कहां से इंक्लूड कर रहे? ना ही है नेशनल इनकम, और यहां तो कोई इनकम ही नहीं है। तो याद रखिएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। दैट्स ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी समझ लिया है। अब हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, आप ध्यान से सोचो, देखो बेसिकली सोचो, इकोनॉमिक्स इतना मजेदार टॉपिक है, कितना भी हम पढ़ाए पेट नहीं भरेगा, ना मेरा भरने वाला है ना आपका भरने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जब भी कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही, आप सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार ऐसा करो कि लॉकडाउन है, बंद है, आराम से घर पे फुर्सत में है, ऐसा करो घर पे बैठो, एक लिस्ट बनाओ, है ना। ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा कि आप घर पे फ्री बैठे, बेगारी कर ही रहे होंगे नो डाउट, तो ये आप एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में जरा ये देखो कि दुनिया में कितने तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ध्यान से देखो, इस बात को समझो। तो अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे तो इनिशियली आपको बड़ा अच्छा लगेगा,
आप लिस्ट बनाए जा रहे, लिखे जा रहे थे कि डॉक्टर का सर्विस, लीगल लॉयर का सर्विस, धोबी का सर्विस, है ना, स्वीपर का सर्विस, लेबर का सर्विस, फार्मिंग, टीचिंग, एवरीथिंग, आप लिस्ट बनाए जाओ। दुनिया भर में इतने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इतने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि आप लिस्ट बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगा। आप लिस्ट बनाते जाओगे, सर्च करते जाओगे, नया नया एक्टिविटी आप नहीं सोच सकते। आप अपने दिमाग में अगर जोर डाले तो दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोग कहां कहां से पैसे कमा रहे ये आप अभी सोच भी नहीं सकते। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बहुत सारे। और जब बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो एक एक एक्टिविटी को पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। और जब किसी भी टॉपिक का लिस्ट बहुत बड़ा होता है, जब उसे स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग उसे क्लासीफाई करते हैं, बांट देते हैं, है ना। सिमिलरली जैसे आप देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स, बहुत बड़ी आबादी है पूरी दुनिया की। अगर मैं बोलूं कि यार एक एक दुनिया के एक एक बंदे को स्टडी करो, ये पॉसिबल नहीं है ना। बोले कि दुनिया के एक एक बंदे को स्टडी करो, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई पूरी दुनिया में खाली इंडिया का स्टडी करेंगे तो 1.3 बिलियन की आबादी है, मजाक थोड़ी ना स्टडी करना। तो दुनिया की तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो क्या किया लोगों ने स्टडी करने के लिए, उन्होंने दुनिया भर के ह्यूमन बीइंग्स को दो हिस्से में बांट दिया। कौन कौन से, एक मेल और एक फीमेल। और अब स्टडी करना आसान हो गया। अब बॉयज को अलग स्टडी करते, गर्ल्स को अलग स्टडी करते लोग, है ना। और इसके ऊपर बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स बने हुए। तो अब देखो चीजों को क्लासीफाई किया जाता है ताकि उसका स्टडी आसान हो जाए। बिल्कुल इसी स्टाइल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज थे। तो इकोनॉमिक्स में क्या किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासीफाई कर दिया गया और कहा जाता है देयर आर बेसिकली 4 कॉमनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद रखिएगा, जनरली कितने एक्टिविटीज हैं, 4। मैं फिर से बोल रहा, कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां मारा मारी कर सकते हैं आप मेरे साथ कि नहीं सर आप 4 बोल रहे हैं, यहां 5 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 2 लिखा है, फलना ठीक है एंड ऑल। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स हो सकता है अलग अलग चीजें डिस्कस करें, लेकिन मैं स्टैंडर्ड 12th और बेसिक बातें कर रहा। तो फिलहाल आप याद रखो बेसिकली कितने एक्टिविटीज है, 4। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी बनाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मारा मारी हो सकता है? मारा मारी इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देखो जब हम लोग ह्यूमन बीइंग को क्लासिफाई करते हैं तो क्या होता है, देखो मेल और एक क्या होता है, फीमेल। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री, है ना, यूरोपियन अंग्रेजों ने दुनिया को 2 हिस्से में बांटा था और उन्होंने मेल फीमेल नहीं, उन्होंने कहा एक होते हैं ब्लैक और एक होते हैं व्हाइट। शायद पता होगा आपको, नहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, और जब अलग अलग स्टाइल से आप क्लासिफाई करोगे तो फिर उसके क्लासिफिकेशन भी तो बदलते जाएंगे ना। तो सिमिलरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी क्लासिफाई करने के और भी बेसिस है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो टाइप्स होते हैं वो जनरली कितने होते हैं, 4। देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1, ये देखिए लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, और सबसे पहला टाइप है प्रोडक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से बता रहे हैं, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास भी काफी टाइम है, हमारे पास भी काफी टाइम है, पूरा सेशन पड़ा हुआ है, अच्छे से समझना है, क्वालिटी एजुकेशन लेना है। सबसे पहले हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? देखिए एकदम देसी बातें आपको बता रहा मैं, देसी बातें। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉ में लिखा है, एज पर लॉ में बता रहा पहले। लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एक ऐसा एक्टिविटी है, प्रोडक्शन रेफर्स टू एन एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, जो कुछ नया बना डाले, है ना। पानी लेकर आए और उसमें थोड़ा चीनी मिलाया, थोड़ा उसमें हमने सपोज कलर मिला दिया और उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में हमने फ्रीज कर दिया। तो फिर से बोला पानी में चीनी घोला, कलर मिला दिया, थोड़ा थोड़ा नींबू भी मिला दिया, भाई चटपटा लगना चाहिए, और उसके बाद हमने फ्रीजर में उसको फ्रीज कर दिया। और जब उसको बाहर निकाला तो पानी नहीं आइसक्रीम बन गया। अब बताओ, चाय बनानी है घर में, है ना, चाय बनती है उसमें थोड़ी पानी भी मिलाई जाती है, नहीं तो चाय में अगर हमें पानी मिलाना है तो क्या पानी की जगह वो आइसक्रीम ला के मिला दे? ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले पानी था, बाद में आइसक्रीम बन गया। दोनों के आइडेंटिटी में बहुत फर्क है ना, फॉर्म बदल गए हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल, मिल्क, दूध लेकर आए मार्केट से,
और ये जो मिल्क लेकर आया उसमें हमने थोड़ा सा दही मिलाया, थोड़ा सा, और उसके बाद सुबह देखा तो पूरा मिल्क दही बन चुका था, कर्ड। तो अगर मिल्क दूध से दही बनाया गया, अब बताइए फिर से वही एग्जांपल, कॉफी बनाना है, खीर बनाना है, व्हाटएवर, तो बताओ ना, खीर बनाना है, दूध से दही बना, तो क्या दही मिला दे खीर में? ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूध और दही की आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है, अलग अलग यूजेस, अलग अलग फीचर्स हो गए उसके। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इसी को कहते हैं, दूध से दही बनाना, पानी से आइसक्रीम बनाना, है ना, लकड़ियों से फर्नीचर बनाना, ये सब प्रोडक्शन है। याद रखिएगा, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी व्हिच क्रिएट्स समथिंग न्यू एंड एड्स द वैल्यू, और वैल्यू को ऐड करता है। जैसे चाय बनाने का प्रोसेस है ना, टी मेकिंग। अगर चाय बनाने की बातें करें तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं? चाय बनाने के लिए हमें लगता है टी यानी चाय की पत्तियां, टी लीव्स, शुगर चीनी, वाटर, मिल्क, इसके अलावा गैस, है ना, ये गैस भी तो लगता है, चूल्हे में बनाना पड़ेगा ना, तो गैस बोलो आप, स्टोव बोलो। इसके अलावा कुछ बर्तन भी तो लगेंगे, यूटेंसिल्स, ये सब कई सारी चीजें लगती है, नहीं? अब इतनी सारी चीजों का हेल्प लेकर हमने बनाया चाय, गरम चाय, जबरदस्त वाली चाय, बहुत टेस्टी, है ना। तो इतनी सारी चीजें मिलाकर हमने क्या बना दिया? चाय बना दिया। अब आप बताओ, ये जो चाय, ये जो टी हमने रेडी किया, क्या इसकी आइडेंटिटी और इन सब की आइडेंटिटी, क्या दोनों का पहचान बिल्कुल सेम हो पाएगा? नहीं। क्या जहां चीनी लगाना था वहां चाय मिला दे? क्या जहां मिल्क की जरूरत थी वहां चाय डाल दे? क्या जहां पानी पीने का था वहां चाय पी गए क्या 2-4 लोटा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो हमने यूज किया, इसे इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन बोले तो आना, बोला ऐसा इनपुट अंदर लेकर आओ, मतलब प्रोडक्शन में लगाओ, बोला ये प्रोडक्शन में लगेगा, तो ये इनपुट्स है। और ये क्या है? आउटपुट्स। आउटपुट बोले तो ये हमारा रिजल्ट है। तो जब इतनी सारी चीजें मिलाया गया, उस पर एक्टिविटी की गई, प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो हमें क्या मिला? चाय, आउटपुट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। अब आप सोचो, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए की पत्तियां, 1 रुपए का चीनी, 1 रुपए की पानी, 1 रुपए का मिल्क, 1 रुपए का गैस, 1 रुपए के बर्तन। और भैया सर्विस भी तो है, बेचारा जिसने बनाया उसको भी तो कमाई चाहिए, 1 रुपया उसका भी जोड़ दिया मैंने। अब देख 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, मतलब हमने कितना खर्चा किया? 7। तो क्या 7 रुपए में बेच दे? नहीं, अब इसमें प्रॉफिट भी तो है। सब बात समझ में आ रही है? ये लेबर का सर्विस था, प्रॉफिट जोड़ रहे, तो प्लस मान लीजिए 3 रुपए प्रॉफिट। चाय कितने बिकेगी? 10 रुपए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो क्या हो रहा है? एक तो कुछ नया बनकर आ रहा, एक तो कुछ नया बनकर आ रहा, और दूसरा ये जो चीजें थी इसके वैल्यू क्या हो गए? बढ़ गए। जब इसका फॉर्म बदला तो इसका वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोडक्शन में 2 चीजें होती है, याद रखिएगा। यही बातें मैं आपको समझाना चाहता था। फटाफट देखते हैं जरा हम लोग। देखिए लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गिवन इनपुट्स, जो इनपुट्स की बातें मैं कर रहा था, इनटू डिजायर्ड आउटपुट। बोला सर डिजायर्ड क्यों लगा दिया? डिजायर्ड आउटपुट क्यों? साहब डिजायर्ड आउटपुट इसलिए क्योंकि आपने चीनी, चाय पत्ती, पानी, मिल्क, गैस, स्टोव ये सब लगाया, तो ये सब चीजें जब आप मिलाकर कुछ बनाएंगे तो क्या बिरयानी बनेगी? ना ना ना, वही बनेगा जिसके लिए आपने कोशिश करी थी। बिरयानी बनाएंगे और बिरयानी की चीजें लाएंगे तो बिरयानी बनेगी। चाय बनानी है, चाय की चीजें लगाया तो चाय ही ना बनेगा। तो डिजायर्ड मतलब जो आपको चाहिए था वही बन रहा है। अच्छा बने बुरा बने पर बनेगा वही। तो स्टिल अगेन प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गिवन इनपुट्स इनटू डिजायर्ड आउटपुट्स। इट इन्वॉल्व्स, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ सम न्यू आइडेंटिटी गुड्स। न्यू आइडेंटिटी मतलब जिसका फीचर बदल चुका है, जिसकी पहचान बदल चुकी है, एंड गुड्स और सर्विस एंड वैल्यू एडिशन। ये बहुत जरूरी है, होता है प्रोडक्शन करने से कुछ नया तो बनेगा, साथ में कीमत वैल्यू ऐड हो जाता है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आ जाए, हमारा टाइप नंबर 2 यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेकंड टाइप। पहला हमने पढ़ लिया है प्रोडक्शन, अब हम लोग बातें करेंगे दूसरे की, कंजम्पशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन की बातें हो चुकी है, कंजम्पशन की बात करते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन? ये बड़ा आसान, बहुत ही, इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ही था। कंजम्पशन बड़ा इजी है। देखिए जब भी कोई बंदा कुछ प्रोड्यूस करता है, जब भी कोई बंदा कुछ प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। वन हु प्रोड्यूसेस
इज नोन एज प्रोड्यूसर, है ना। चाय वाला क्या है? प्रोड्यूसर। किसान क्या है? प्रोड्यूसर। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी लोग हैं, समोसे वाले प्रोड्यूसर, है ना। मैं क्या हूं? सर आप कौन? मैं भी प्रोड्यूसर। बोला सर आप कौन सी खेती कर रहे? भैया मैं खेती नहीं कर रहा, मैं टीचिंग एजुकेशनल सर्विस प्रोड्यूस कर रहा। सर्विस प्रोड्यूस करने वाले लोग भी प्रोड्यूसर है। मुकेश अंबानी भी प्रोड्यूसर है, मिस्टर रतन टाटा भी प्रोड्यूसर है, अजीम प्रेमजी भाई भी प्रोड्यूसर है, और दुनिया में ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स है ना, जो कुछ भी नया बना कर ला रहे। आगे कंजम्पशन क्या है? देखिए जब प्रोड्यूसर कुछ बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव कोई भी प्रोड्यूसर हो, जब प्रोड्यूसर कुछ बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं चाय का दुकान खोल लूं, सपोज दैट कि मुझे लग रहा है यार बड़ा दिक्कत है, बहुत समस्या चल रही है, चलो चाय का दुकान खोल लेते हैं। अब मान लीजिए मैं चाय बनाना शुरू करा, तो मैं प्रोड्यूसर हो गया। अब ये जो चाय में बनाना शुरू अगर कर दिया, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, डोंट वरी, तो अगर मैंने ये चाय बनाना शुरू कर दिया और बाई चांस वो चाय बनकर रखे हुए, चाय पड़ा हुआ और मैं वेट कर रहा हूं, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई चाय पीने वाला बंदा ही नहीं, मैंने देखा मार्केट में चाय कोई पीता ही नहीं है, फिर भी मैंने बोला नहीं भैया चाय ही बेचेंगे, चाय बेचकर बड़ा फायदा हो रहा है, देख रहे हो आप, देख रहे हो इंडिया में एक से एक चाय बेचने वाले साहब बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो मैंने बोला चाय ही बेचना है और कोई आ ही नहीं रहा, कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो क्या हमारा प्रोडक्शन किसी काम का होगा? ना, कोई काम का नहीं, बेकार, यूजलेस। प्रोडक्शन अकेला सफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन के बाद क्या होना चाहिए? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब प्रोड्यूसर ने जो बनाया उसे लोग खरीदे और उसे यूज करें, है ना। कि भाई आप आए हमारी दुकान पर, बोला सर एक चाय पिलाओ, है ना, कितना अच्छा लगा नहीं। सो आप आए हमारी दुकान पर, बोला सर चाय पिलाओ, हमने बोला लो भैया चाय पियो, और हमने आपको चाय दिया, बदले में पैसे लिए, तो मैंने चाय बनाकर बेचा, मैं प्रोड्यूसर, और आप चाय के पैसे देकर चाय पिए, आप हो गए कंज्यूमर। क्या बोलेंगे आपको? कंज्यूमर। और आज की दुनिया में आप देखते कितनी मिलावट का जमाना है, कंज्यूमर, कंज्यूम कर और मर, ऐसा जमाना चल रहा है, देखो नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन मींस टू परचेज द गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स किसी प्रोड्यूसर ने बनाया था उसे खरीदा और उसे खुद कंज्यूम किया। बेचना नहीं, बेचेगा तो फिर कंजम्पशन नहीं, फिर तो उसको एक्सचेंज बोलते हैं, खरीदा और बेचा। मैं बोला खरीदा और खुद कंज्यूम किया। व्हाट इज कंजम्पशन? इट रेफर्स टू स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना। फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, हासिल करना, खरीद लेना। एंड यूज टू सैटिस्फाई आवर वांट्स। क्या बोल रहा है? स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, एक्विजिशन एंड यूज, कि भैया मैंने खर्च करके खरीदा और खुद यूज किया। क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकता पूरी करनी थी। भूख लगा, खाना खाया, सॉरी भूख लगा, फूड परचेस किया और खा गए, ये कंजम्पशन है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट में जाकर फूड खरीद के किसी और को बेच दिया, ये कंजम्पशन नहीं है ना। कंजम्पशन मींस खुद यूज करना, अपने आवश्यकता को पूरी करने के लिए, है ना, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन के बाद हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते हैं, है ना। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक में, मैंने देखा है कई सारे बुक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर आप देखेंगे एक और वर्ड यूज होता है, एक्सचेंज। कुछ बुक में डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ बुक में एक्सचेंज है ना, और कुछ बुक में तो दोनों ही है, अलग अलग। गलत नहीं है, आई होप सब सही है, नो डाउट, बुक्स गलत नहीं होते जनरली। सो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज? देखिए एक्सचेंज अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक्सचेंज अगर मैं बोलता हूं तो एक्सचेंज का मतलब होता है एक बंदे ने खरीदा और किसी दूसरे बंदे को बेच दिया। बात समझ में आ रही? मैं बाजार गया और मैंने एक कार्टून, पूरा पैकेट मैगी परचेस किया। मैगी सुन के अच्छा लगता है, अरे वाह मैगी। सो हमने एक कार्टून मैगी परचेस किया और वो कार्टून का मैगी खुद ही नहीं खा गए सब, उतना तो नहीं खाएंगे भाई। तो हमने एक कार्टून परचेस किया और दुकान पर लगाया और उस मैगी को एक एक करके बेचना शुरू किया। ये कंजम्पशन नहीं, खरीद कर खुद खाते कंजम्पशन हो जाता। मैंने खरीदा बड़ा सा कार्टून और फिर लोगों को रिटेल में बेच रहे, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, है ना। ये एक्सचेंज है, ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। तो व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज मींस परचेज एंड सेल। कंजम्पशन क्या है? परचेज एंड यूज, खरीदा और खुद खा गया। एक्सचेंज क्या है? परचेज एंड सेल, खरीदा और उसी को बेच रहे, एज इट इज बेच रहे, कुछ नया नहीं बना रहे, जो खरीदा वही बेच दिया, बस अपना प्रॉफिट जोड़ दिया है। ध्यान दीजिएगा,
इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, याद रखिएगा, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस, दोनों चीजें आती हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को या एक प्लेस से दूसरा प्लेस, है ना। अब देखो दुनिया भर में इतनी सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बातें करूं, सपोज टाटा नैनो, नाम तो सुना होगा, है ना, कुछ लोग मसाज टेम्पो भी बोलते हैं उसको, टाटा नैनो की बातें करें, आप किसी भी कार की बातें करें, गुजरात में कई सारे कार की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो जो गुजरात से जो कारें बनकर आती हैं, प्रोडक्शन होती हैं, तो क्या गुजरात में मतलब गुजरात में सब बिक जाता है? नहीं, वो बनता गुजरात में, बिकता पूरी इंडिया में नहीं। आप मैगी की बातें करो कि भाई अगर मान लीजिए सपोज अभी हम रांची में हैं, तो क्या जो मैगी रांची में ही बनकर रांची में बिकता है क्या? नहीं, मैगी तो कहीं बना, गुड़गांव, नोएडा वगैरह वगैरह। तो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कुरियर का सर्विस देते हैं, है ना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, Myntra, ऐसे कई सारे डिलीवरी साइट्स हैं जो हमें गुड्स पहुंचाते हैं हमारे घर पर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक बंदे से खरीद रहे, दूसरे बंदे को दे रहे, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा रहे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना, कुरियर। इसके अलावा सर, इसके अलावा आता है बैंकिंग का सर्विस। भैया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है ना, इतना बड़ा जो चैनल मार्केट में बिजनेस का चल रहा, बैंक के बिना पॉसिबल नहीं है। बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है इसका, तो बैंकिंग भी आता है इसमें। तो वो सारे, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा, वो सारे सर्विसेस जो एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं, इसमें हमारी मदद करते हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं, है ना। तो जब एक्सचेंज बोल रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर। पर ऐसा एक्सचेंज क्यों हो रहा? ये हो रहा है टू अर्न इनकम। 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए कमा लिया, है ना। फिर से बोल रहा, इस परचेज एंड सेल, एक्सचेंज करने के लिए हमने जो भी हेल्प लिए, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, नेटवर्किंग, कुछ भी, एनीथिंग, पैकेजिंग, कोई भी सर्विस किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन। बोलता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब आप एक्सचेंज करेंगे, खरीद कर बेचेंगे, तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। क्या होता है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्यों? क्योंकि आप सोचो कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास सपोज दैट फर्नीचर, खूब सारे फर्नीचर, अच्छे फर्नीचर है, बड़े स्टाइल वाले डिजाइनिंग फर्नीचर, तो हमारे पास खूब सारे फर्नीचर है, और हमने सोचा कि यार चलो ये फर्नीचर खरीदने और बेचने का धंधा किया जाए। तो हमने फर्नीचर प्रोड्यूसर से खरीदा, अच्छे फैक्ट्रीज में देखा फर्नीचर बनाने लोग, कारपेंटर से खरीदा कि भैया आपको फर्नीचर बेचो, उसने अपना टैग लगा दिया, है ना, अपना नाम, ब्रांड नेम दे दिया उसको, और फिर उस फर्नीचर को बेचना शुरू किया। तो जब मैंने फर्नीचर प्रोड्यूसर से खरीदा, तो मान लेते हैं फर्नीचर 1 लाख रुपए के थे, कितने के? 1 लाख, सपोज दैट 1 लाख का था। अब उस फर्नीचर को खरीद कर अपने दुकान में रखेंगे, तो दुकान शॉप का क्या देना पड़ेगा? रेंट, उस शॉप में बिजली का बिल, है ना, स्टाफ होगा तो उसका पेमेंट, उसके अलावा चाय नाश्ते में खर्चा, कस्टमर को खुश करने का खर्चा, फिर फर्नीचर को फैक्ट्री से दुकान तक लाने का खर्चा, दुकान से कस्टमर के घर पहुंचाने का खर्चा, अगर उसमें मेंटेनेंस का भी हम सर्विस देते तो उस पर खर्चा। तो देख रहे हो आप, उसके अलावा मुझे भी तो अपना कमाई चाहिए, प्रॉफिट भी तो जोड़ना है, टैक्स भी तो है। तो आप देखो कि एक्सचेंज करते हैं तो चीजें भी जो खरीदा वही बेच रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे, लेकिन उसका वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू एडिशन। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में मैंने 2 चीजें बताया था, एक बोला था क्रिएशन ऑफ सम न्यू आइडेंटिटी। प्रोडक्शन में कुछ नया बनता है, लेकिन एक्सचेंज में कुछ नया नहीं बनता, जो था जैसा था वैसे ही बेच देता है। लेकिन प्रोडक्शन में भी वैल्यू एडिशन और एक्सचेंज में भी वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन दोनों में है, लेकिन न्यू आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ किसमें है? प्रोडक्शन में। एक्सचेंज में कोई न्यू आइडेंटिटी नहीं होता, है ना। देखिए, बट द आइडेंटिटी ऑफ गुड्स जनरली रिमेन्स सेम। होता है जनरली गुड्स का आइडेंटिटी सेम रहता है। तो सर जनरली क्यों लगा दिया? हमेशा सेम नहीं रहता है क्या? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप सोचो कि हमने एक बड़ा सा ग्लास खरीदा, बहुत बड़ा ग्लास, है ना, फुल साइज, फैक्ट्री से। अब उतना बड़ा ग्लास बिक जाए आसानी से बड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया, उस ग्लास को कटिंग करा दिया, है ना।
बहुत बड़ा सा। ग्लास बोलने से अच्छा है कि मैं मिरर बोलूं, आईना जिसके बैकग्राउंड में पेंट किया हुआ होता है। तो एक बड़ा सा मिरर खरीदा और मैंने देखा ये बड़ा वाला मिरर बेचने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या किया जाए। तो हमने क्या किया, उस मिरर को छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दिया बराबर से डिजाइन से, और अब छोटा छोटा मिरर बेच रहे। लाया था मिरर, बेच रहे मिरर, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेसिंग हुआ था उसमें। आइडेंटिटी वही है, यूज भी नियर अबाउट वही है, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। मिरर था, मिरर है, पहले बड़ा था छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने जनरली लगाया है, कभी कभी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके बेची जाती है ना। दैट्स ऑल। ये हम बात करते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे बढ़ते हैं जरा, एक लास्ट टर्म यहां पर है हमारे सामने, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। लास्ट पॉइंट जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखिए, लोग प्रोडक्शन करते हैं पैसे कमाने के लिए, कंजम्पशन करते हैं, इससे भी पैसे आते हैं, है ना। जो कंज्यूम करता है उसका पैसा जा रहा और जो बेच रहा है उसको पैसा आ रहा, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज से भी इनकम जनरेट हो रहा, सबसे इनकम जनरेट होते हैं, सब में मनी का फ्लो है। एक और आता है इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं, इट इज अ वेरी गुड हैबिट, हर एक बंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट का हैबिट तो जरूर होना चाहिए। आप कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट का हैबिट जरूर होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी मस्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट क्या है? आप सोचो कि अगर मान लीजिए एक बंदा, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, सपोज दैट कि भाई अगर मैं सपोज महीने का 10,000 कमाऊं, 10,000 मान लेते जरा कि अगर मैं महीने का 10,000 कमा रहा, 10,000 पर मंथ, तो क्या 10,000 कमाकर हम पूरा 10,000 उड़ा देंगे? कुछ लोग तो उड़ा भी देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ पैसे जनरेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने पैसों में से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बचा लो, सेव कर लो। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 महीने का कमा रहा, तो मैंने क्या किया, 9,000 में अपने रिक्वायरमेंट पूरा किया और 1,000 मैंने बचा लिया। 1,000 हर महीने 1,000 हम बचा लेते हैं, और मैं उस 1,000 को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं। जो पैसे सरप्लस मनी, कौन सा मनी है ये, सरप्लस, ज्यादा, जो मैंने खर्चा नहीं किया, तो ये जो पैसे मैंने बचा लिए, इसको जब मैं बचाऊंगा, सोचो, ध्यान से सोचो कि ये जो 1,000 मैंने बचा लिए, अब ये 1,000 रुपए मैं अपने घर पे एक पिगी बैंक, चुक्का बोलते हैं बचपन में, नहीं गांव में इसको चुक्का कहते हैं, तो उस चुक्के में मैं 1,000 रुपए हर महीने डाले जा रहा, हर महीने 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, 20 महीने हो गए, है ना, 24 महीने हो गए, 2 साल गुजर गया देखते देखते। अब सोचो आप कि 2 साल गुजर गए, 2 साल 24 महीने 1,000 हर महीने, उस चुक्के में कितना पैसा जमा हुआ, उसको गुल्लक बोलते हैं, उस गुल्लक में कितने पैसे जमा हुए, 24,000। लेकिन मैंने जितना जमा किया उतना ही है, ना बढ़ा ना घटा। क्यों? क्योंकि वो पैसा, वो जो चुक्के, वो जो गुल्लक में पैसे जमा हो रहे हैं, वो रखा रखा अंडा नहीं देगा, वो तो एज इट इज ही रहेगा, नहीं। सो बेहतर होता कि मैं एवरी मंथ वो 1,000 किसी बैंक में डिपॉजिट कर देता, है ना, और अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक मुझे बदले में उसके ऊपर क्या देता, इंटरेस्ट। और जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देता तो अब वो पैसा हमारा अंडा देता, अंडा बोले तो इंटरेस्ट, अंडा नहीं इंटरेस्ट देता। सो अब जब वो इंटरेस्ट देता तो वो हमारा पैसा ग्रो करता। अब 24 महीने के बाद 24,000 नहीं होते, वो 25, 26, 27 से 28,000 हो जाते, क्योंकि हमने उसके ऊपर रेगुलर क्या मिलता, इंटरेस्ट। सिमिलरली इस पैसे को हम किसी कंपनी के शेयर्स में लगा सकते थे, इन पैसों से हम ऐसा कोई एसेट खरीद सकते थे, कुछ भी ऐसा खरीद लेते जिससे फ्यूचर में इनकम आता, और इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मींस परचेज ऑफ, कुछ खरीदना है आपको, परचेज ऑफ एनीथिंग, एनी सर्विस, है ना, एनी सर्विस, एनी गुड्स, एनी एसेट, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे फ्यूचर में पैसे आएंगे, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लोग जमीनें खरीदते, आप सुने होंगे, नहीं, लोग जमीनें खरीदते, भाई बोला नहीं भैया यहाँ जमीन सस्ता है, खरीद लो, बाद में महंगा होगा तो बेच देना। तो इसका मतलब अगर जमीन खरीद रहे हैं कल को बेचने के लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। जमीन खरीद रहे घर बनाने के लिए, कंजम्पशन। नहीं, जमीन खरीद रहे कल को बेचेंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, भाई आज कल 5 लाख रुपए का, कल बेचेंगे 50 लाख रुपए में, ये इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि फ्यूचर में पैसे कमाएंगे। बात समझ में आ रही? याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू परचेज, परचेज बोले तो एक्विजिशन, है ना, ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिप्लेस होता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू परचेज और एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, एसेट बोले तो संपत्ति, कोई भी संपत्ति, गुड्स और सर्विसेज। ये जियो का सर्विस खरीदते हैं, है ना, तो जब हम लोग जियो का सर्विस 599, तो 599 में 84 डेज मिलता है,
तो 599 में 84 डेज मिल रहा, पैसे आज दिए और मजा कितने दिन, 84 डेज। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये भी तो एक तरह का फ्यूचर बेनिफिट लेकर आ रहा। तो जब सर्विसेज भी इस लिस्ट में आती हैं, ऐसी कई सारी सर्विस है जिसका हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई फैक्ट्री किराए पर लिया और 1 साल का रेंट हमने एडवांस में दे दिया, है ना, ये इन्वेस्टमेंट है ताकि 1 साल तक हम सेफ रहे कि हमें इस फैक्ट्री से कोई निकाल ना सके। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में कोई भी संपत्ति, ज्वेलरीज, गोल्ड, है ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज, फैक्ट्रीज, कोई भी एसेट, एनिमल्स भी आते हैं भाई, घोड़े, है ना, एनिमल्स ऑल्सो, नाउ गुड्स, सर्विसेज भी आता है, और एनीथिंग या कुछ भी बोले तो कुछ भी हो जाए, बैंक में पैसा जमा किया, शेयर्स खरीद लिया, कुछ भी करा, कुछ भी करिए, कुछ भी खरीदिए, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, फ्यूचर इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी खरीदा उसे खरीदने के पीछे आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, फ्यूचर इनकम। तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल। तो ये